नमस्कार, मैं हूं तरुण उपाध्याय और हम पढ़ रहे हैं लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन के गति के नियम, जिसमें मैंने कल आपको बताया फोर्स के बारे में, व्हाट इज फोर्स। फिर हमने जाना कि प्रकृति में कौन कौन से प्रकार के फोर्सेस पाए जाते हैं। असल में 4 प्रकार के फोर्सेस हमारी प्रकृति में पाए जाते हैं, जिनके नाम मैंने आपको बताए थे। नंबर 1 पे था ग्रेविटेशनल फोर्स, फिर मैंने आपको बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, फिर मैंने आपको बताया स्ट्रॉन्ग फोर्स और फिर मैंने आपको बताया वीक फोर्स। इनके मैंने आपको फॉर्मूले भी बताए थे। आज हम जानेंगे न्यूटन के गति के नियम। ठीक है, जब तक मैं न्यूटन के गति के नियम बोर्ड पे लिखूं तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, लॉज ऑफ मोशन, ठीक है, और हिंदी में इसे बोलते हैं न्यूटन के गति के नियम। हाँ भाई, तो बिना देरी करते हुए सीधे पूछते हैं पहले पे। बिना देरी करते हुए जस्ट कूद जाते हैं पहले नियम पे। पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम कहता है कि मान लीजिए ये चौक है और ये चौक यहां रखी हुई है, इसे देखिए। ठीक है, ये चौक यहां से तब तक नहीं हिलेगी जब तक कि मैं इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दूं। ठीक है, यानी यदि कोई वस्तु रुकी हुई है तो वो रुकी रहेगी, यदि कोई वस्तु चल रही है तो वो चलती रहेगी जब तक कि उस पे बाहर से बाहरी कोई बल न लगाया जाए। आइदर बॉडी इज इन रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन। या तो वस्तु चल रही है तो चलती रहेगी, या रुकी हुई है तो रुकी रहेगी। कब तक? जब तक कि उस पे बाहर से कोई बल ना लगाया जाए। ठीक है, इसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। इसे कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी जड़त्व का नियम। देखो यार, मैं पेन चला रहा हूं तो यार आप भी चला लो। हैं, आपको पेन चलाने में क्या जा रहा है? अगर आपको आता है फिर भी नोट्स के अंदर उसे लिखिए, है ना। तो लिखिए इसके अंदर लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ जड़त्व का नियम क्या कहता है। जिसको आता है वो वीडियो पॉज करके लिख लो, इसको नहीं आता पहले सुन लो फिर लिख लेना। तो ये नियम कहता है यदि कोई वस्तु रुकी हुई है तो वो रुकी रहेगी, यदि कोई वस्तु चल रही है तो वो चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहर से बल न लगाया जाए। आइदर बॉडी इज इन रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन। कब तक? जब तक कि उस पर कोई बाहर से बल ना लगाया जाए। समझ गए? अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आपके घर में आपकी स्टडी टेबल है जिसपे आप पढ़ते हैं। अब क्या हुआ, आप रात को पढ़ रहे थे, आप रात को सो गए, आपने क्या देखा, सुबह उठ के क्या टेबल तो गायब है। टेबल कहां गई? आपने देखा टेबल भाई साहब भागे जा रही है जीटी रोड की तरफ। ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता भाई। टेबल कैसे भाग जाएगी जीटी रोड की तरफ? वो जहां है वो वहीं रखी रहेगी, वहीं रखी रहेगी। कब तक? जब तक कि आप उस पर कोई बल ना लगाएं, जब तक कि आप उस पर कोई फोर्स ना लगाएं। असल में जो टेबल है वो न्यूटन के फर्स्ट लॉ को फॉलो कर रही है, न्यूटन के प्रथम नियम को फॉलो कर रही है। वो रुकी हुई है तो रुकी रहेगी। कब तक? जब तक कि आप उस पर फोर्स नहीं लगाएंगे। समझ गए? समझ गए? अच्छा, अब आप कह रहे हैं सर एक चलने वाला और एग्जाम्पल दो कि जो चल रही है वो चलती रहेगी। हमारी अर्थ है वो घूम रही है ना, तो वो घूमती ही रहेगी। कब तक? जब तक कि इस पे कोई बहुत ज्यादा बड़ा एक्सटर्नल फोर्स ना आ जाए इसे रोकने के लिए। घूम रही है तो घूमती ही रहेगी, है ना। अच्छा, तो फिर आप कहेंगे सर हमें तो रियल लाइफ में बताओ, जो चल रही है वो चलती ही रहेगी, चलती ही रहेगी। असल में हमारे लिए ऐसा एग्जाम्पल देना थोड़ा सा कठिन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन जो है एक एक्सटर्नल फोर्स की तरह काम करने लगता है। समझ रहे हैं? जैसे आपने पेडल मारे, आप साइकिल चला रहे हैं और आपने पेडल मार के अपने पेडल को रोक लिया है। तो अब तो आप फोर्स नहीं लगा रहे हैं, तो आपकी साइकिल कुछ देर तक तो चली जाती है ना, तो चलती तो रही है, फॉलो तो कर रही है, लेकिन कर पहले नियम को ही रही है। क्यों? क्योंकि इस पे जो है घर्षण, जो फ्रिक्शन है, वो इसे लगातार एक्सटर्नली रोकने का काम कर रहा है ना। तो मैं वही वाली बात कह रहा हूं, अगर बॉडी कोई मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी। कब तक? जब तक कि उस पर कोई बाहर से बल न लगाया जाए। और यहाँ पे बल लग रहा है, कौन सा? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन यहाँ पे एक एक्सटर्नल फोर्स की तरह काम करेगा। साइकिल वाले एग्जाम्पल में वो आपको रोकने का काम करेगा। तो पहला नियम आप समझ गए, यदि कोई वस्तु चल रही है तो चलती रहेगी, रुकी हुई है तो रुकी रहेगी। कब तक? जब तक कि हम पे कोई बाहर से फोर्स आके ना लगाए। ठीक है ना।
अब हम मूवी देख रहे हैं तो देखते ही रहेंगे, कब तक? जब तक कि हमारे पीछे आगे कोई थप्पड़ ना मारे। उठ रहा है कि नहीं, पड़ेगा कि नहीं, पिक्चर ही देखता रहेगा। ये भी हम, यानी हम और हमारी फैमिली न्यूटन के पहले नियम का पूरी तरीके से पालन करती है। अच्छा, तो एक और चीज हमने नई सीखने को आई है यहाँ पे, ये क्या है? जड़त्व क्या है? इनर्शिया क्या है? ठीक है, इनर्शिया ऐसी कौन सी बला आ गई है हमारे सामने कि क्या है ये इनर्शिया? इनर्शिया को आप बस ऐसे समझ लीजिए कि ये एक मास है। मास इज इक्वल टू इनर्शिया, बस इतना समझ के रखिए, इतना दिमाग में डाल लो कि मास इज इक्वल टू इनर्शिया, इनर्शिया इक्वल टू मास, मास इक्वल टू इनर्शिया। उदाहरण के तौर पे आप इसे ऐसे समझ लीजिए कि जिस वस्तु का जितना ज्यादा मास होगा, जिस बॉडी का जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा, उसमें उतना ही ज्यादा इनर्शिया होगा। कैसे? हम कैसे समझे? इनर्शिया होता क्या है, हमें तो वैसे समझाओ कि मामला क्या है इनर्शिया का। इनर्शिया का मामला यह है कि देखो, दो चीजें हैं। पहली कि एक तो है ट्रक, दूसरी है एक कार, तीसरी है एक मोटरसाइकिल और चौथी है आपकी साइकिल। चार चीज खड़ी है, ट्रक, कार, मोटरसाइकिल और साइकिल। चारों के द्रव्यमान अलग 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 हैं। अब आप मुझे बताइए कि तीन लोग इस पर धक्का लगाने लग जाएं तो कौन सी वाली चीज को वो आराम से भगा देंगे? जाहिर है साइकिल को। साइकिल को तीन की जरूरत ही नहीं, अकेला ही भगा देगा, है ना। चोर जो होते हैं साइकिल को अकेले उठा के ले जाते हैं, 8-10 थोड़ी आते हैं कि हाँ भाई चोरी करने चल रहे हैं। किसकी? के साइकिल की। साइकिल के लिए 10 लोगों की क्या जरूरत है? यानी मेरा कहने का मतलब यह है कि जितना ज्यादा मास होगा उसका इनर्शिया उतना ज्यादा होगा। तो सर हमारी समझ में नहीं आ रहा है, हमें तो डेफिनेशन से समझाओ इनर्शिया क्या है। असल में इनर्शिया जो है वो अपनी स्टेट का विरोध करती है। विरोध मतलब गति अवस्था में है, अगर कोई बॉडी जो है गति अवस्था में है यानी मूविंग कंडीशन में है तो उसे रोकने की कोशिश करेगी। उसे रोकने की कोशिश करेगी कौन? इनर्शिया। और यदि रुकी हुई है तो भी रोकने की कोशिश करेगी। समझ गए? तो यानी उसकी विरोध करेगी गति अवस्था का। समझ गए आप? गति अवस्था का जो चीज विरोध करेगी उसे हम इनर्शिया कह रहे हैं। और मोटा मोटा आप इतना समझ लीजिए कि जो मास है वो इनर्शिया का काम कर रहा है। ठीक है, मैंने आपको भी बताया ट्रक है, ट्रक को चलाने के लिए ज्यादा ताकत की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ेगी क्योंकि उसका इनर्शिया ज्यादा है, उसका मास ज्यादा है। ठीक है, तो अब आज मैं आपको पहला लॉ बता चुका हूं, मैं लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम, जो कहता है आइदर बॉडी इज इन रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन। यदि वस्तु चल रही है तो चलती रहेगी और रुकी हुई है तो रुकी रहेगी। चाहो तो लिख दो, है आइदर बॉडी इज इन रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन। मोशन कब तक? until, unless and until external force is applied। अप्लाइड और हिंदी में है यदि वस्तु चल रही है, वो आप लिख लेना यार, है मैं बार बार इतना मुझसे लिखा नहीं जाता। यदि वस्तु चल रही है तो चलती रहेगी, रुकी हुई है तो रुकी रहेगी जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। अच्छा, अब हम घूमते हैं दूसरे नियम पे, जिसे लॉ ऑफ फोर्स के नाम से भी जाना जाता है, जिसे बल के नियम के नाम से भी जाना जाता है। मैं लिख देता हूं लॉ ऑफ फोर्स या बल का नियम। ठीक है, इसे लॉ ऑफ फोर्स या बल के नियम से भी जानते हैं। क्या कहता है ये बिल्कुल सिंपल सी बात है, इसका एक फॉर्मूला है, उसे आप रट लो, वही इसका स्टेटमेंट भी है। क्या है? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp अपॉन dt। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं F इक्वल टू ma, क्योंकि इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को जब हटाएंगे तो 1 के इक्वल आ जाता है। dp इक्वल टू mv अपॉन dt होता है, m को बाहर ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 को तो हटा ही देता हूं, 1 इंटू 1 तो 1 ही होता है, m बाहर आ जाएगा, dv अपॉन dt, और dv को क्या लिखते हैं? a, यानी dv अपॉन dt इज इक्वल्स टू a, यानी एक्सेलरेशन। तो इस केस में F इक्वल टू ma आ जाएगा। यही है लॉ ऑफ फोर्स। आपको बता दूं, ये जो है
जो सेकंड लॉ है ये इसका फंडामेंटल लॉ कहा जाता है क्लासिकल मैकेनिक्स का, क्योंकि ये जो है इसी की हेल्प से पहले वाले को और थर्ड वाले को ड्राइव किया जाता है, अगर आपको याद हो तो। और मुझे लगता नहीं है कि आपको याद है, बस आप याद कर लो कि सेकंड लॉ को फंडामेंटल लॉ कहा जाता है क्लासिकल मैकेनिक्स का, क्योंकि इसकी हेल्प से पहले वाले को और तीसरे वाले को ड्राइव किया जाता है। ठीक है, अच्छा अगली चीज क्या है, इसका स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या कह रहा है ये जानेंगे। स्टेटमेंट क्या कहता है, देखो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dt अपॉन dt। P क्या है, मोमेंटम यानी संवेग, हिंदी में कहेंगे संवेग परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। संवेग परिवर्तन की दर को बल कहते हैं, और इंग्लिश में कहेंगे द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F, यानी संवेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, बल कहते हैं। ठीक है, तो ये है सेकंड लॉ, F इक्वल टू ma। अब इसे कैसे समझे, F इक्वल टू ma को कैसे समझेंगे सर हम, हमें तो एग्जांपल देके बताओ। तो बिल्कुल लो, मान लीजिए आपके पास कोई वस्तु है और जिसका वजन है 100 ग्राम। ठीक है, 100 ग्राम है, कोई वस्तु 100 ग्राम की है और उसे आपने यहां रखा हुआ है। मान लीजिए ये 100 ग्राम की है, वैसे है नहीं, मान लो ये 100 ग्राम की अगर यहां रखी हुई है तो इस पे ये मेरे हाथ पे कितना फोर्स लगा रही है, बता सकते हैं आप में से कोई बता सकता है कितना फोर्स लगा रही है? बिल्कुल कैलकुलेटिव है। ये 100 ग्राम का हो गया और इस पे एक और जी लग रहा है नीचे की तरफ, तो इसका 100 ग्राम इंटू 10 मान लेते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो जी की वैल्यू है। ठीक है, ये जी की वैल्यू है और ये जी की वैल्यू है, तो कितना हो गया 1000, या इसे 1 न्यूटन लिख दूं। ठीक है, क्योंकि यहां ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे ना, किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से भाग करेंगे, तो यहां पे आ जाएगा 0.1 इंटू 10 इक्वल टू 1। समझ गए ना, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन की नहीं है मैंने, मैं थोड़ा सा आलसी हूं इसलिए आप कर लेना। तो 100 ग्राम की वस्तु को अगर आपको हाथ पे रखना पड़ जाए तो ये वाली वस्तु मुझ पे एक फोर्स लगा रही है 1 न्यूटन का। कैसे पता किया हमने पता किया F इक्वल टू ma से, जो कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। समझ में आ गई बात, ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होगा आपके क्वेश्चंस में। पहले वाले का कोई खास इस्तेमाल है नहीं क्वेश्चनों के लिए। ठीक है, दूसरे वाले का जरूर है क्योंकि इसमें फॉर्मूला आ रहा है, और तीसरे वाले का भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। अब आते हैं तीसरे नियम की तरफ। तीसरा नियम क्या कहता है, तीसरा नियम कहता है लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन। एक्शन रिएक्शन मैं हिंदी में लिख देता हूं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम ये क्या कहता है भाई, ये कहता है कि अगर आपने किसी अनजान आदमी के थप्पड़ रख दिया तो जरूर एक थप्पड़ आप भी खाओगे। समझ गए, यानी अगर आपने किसी भी चीज पर कोई क्रिया की है तो वो वाली चीज भी आप पे उतनी ही प्रतिक्रिया कर देगी। इसका स्टेटमेंट है एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी कोई भी चीज जो आपने एक्शन किया है उसका उतना ही और अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन होगा। आप जब दीवार में घूसा मारते हैं तो आपके हाथों में लग जाती है, जानते हो क्यों? जब आपने दीवार को फोर्स दिया तो दीवार ने भी आपको एक फोर्स दिया जिसे कहते हैं रिएक्शन फोर्स, जिस वजह से आपके हाथों पे लगी है। ठीक है, अच्छा इसके और एग्जांपल दो सर, हमें तो एक्शन रिएक्शन के हमारे तो अभी समझ में नहीं आई है बात, ये भूसे वाली तो समझ में बिल्कुल नहीं आई है, तो लो और एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल ये है, आपने गुब्बारा भरा और भर के उसे इतना मोटा कर लिया, ये गुब्बारा दिख रहा है आपको इतना मोटा हो गया, ये दिख रहा है, हाँ यही है ये इतना मोटा जो है। अब इस गुब्बारे को मैं छोड़ दूं तो क्या होगा, ये पीछे की तरफ भागने लगता है। क्यों? क्योंकि जो हवा है वो बाहर की तरफ भाग रही है ना, तो जो हवा है वो तो बाहर की तरफ भाग रही है, यानी बाहर की तरफ फोर्स लगा रही है। जो वायुमंडल की हवा है वो उसे पीछे की तरफ हवा मार रही है, यानी जो एक्शन हो रहा है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है, और जो एयर है जो बाहर की है, जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो इसे पीछे की तरफ ढकेल रही है, इसलिए ये पीछे की तरफ जाने लगता है। ये एक और एग्जाम्पल है।
आप कह रहे सर ये नहीं तो थोड़ा टफ हो गया, हमें तो इजी सा एग्जाम्पल दे दो जिसे हम समझ जाए। इजी सा एग्जाम्पल एक बंदूक का एग्जाम्पल है, एक नाव का एग्जाम्पल है। अब आप कहेंगे सर हमने तो बंदूक ना चलाई कभी, हम कैसे पता कर लें कि हमें रिएक्शन हो रहा है? आपने तो बंदूक भी नहीं चलाई ना कभी, आपने तो नाव में भी नहीं बैठे। तो आप एक काम करो कि मान लो कि क्रिया प्रतिक्रिया होती है, ठीक है? तो अगर आप किसी चीज पे क्रिया कर देंगे तो उतनी ही अपोजिट डायरेक्शन में एक प्रतिक्रिया भी होगी। समझ गए? तो इसका स्टेटमेंट लिख लीजिए। हिंदी वाले लिखें प्रत्येक क्रिया की समान तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, और इंग्लिश वाले लिखेंगे एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसका फॉर्मूला क्या है? F12 इक्वल टू F21 किसमें? अपोजिट डायरेक्शन में, यानी माइनस। पहली वस्तु अगर दूसरी वस्तु पे F फोर्स लगा रही है तो दूसरी वस्तु पहली वस्तु पे भी F फोर्स लगाएगी। यह है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। समझ गए? तो मैंने आज आपको बताए हैं न्यूटन के गति के 3 नियम। पहला नियम था लॉ ऑफ इनर्शिया, दूसरा था लॉ ऑफ फोर्स, तीसरा है लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन। हिंदी में बात करें तो पहला है जड़त्व का नियम, दूसरा है बल का नियम, तीसरा है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। पहले नियम का खास इस्तेमाल आपके क्वेश्चनों में नहीं होने वाला है, दूसरे और तीसरे का बेहद ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है। अगली वीडियो में मैं आपको लेके आऊंगा बहुत ही बेहतरीन सवाल, जिसमें हम पुली को देखेंगे, ठीक है? पुली को देखेंगे, इंक्लाइन प्लेन पे भी देखेंगे, रस्सी को देखेंगे, रस्सी में टेंशन को देखेंगे, और देखेंगे रस्सी जब मेज पे पड़ी हुई है उसको। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। मैं तरुण उपाध्याय आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ताकि हम मोटिवेट फील कर सकें। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम वहां पे डेली ही डिस्कशन करते रहते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना होता है तो हम टेलीग्राम से ही लेते हैं। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है? और आपकी तैयारी से कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन है तो हमें पर्सनली भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।